सोवियत काल में इसका नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया, लेकिन इसकी भूमिका अपरिवर्तित रही। यह पश्चिम के विरुद्ध एक किला उत्तर का औद्योगिक और सैन्य केंद्र और युद्धकाल में प्रतिरोध का प्रतीक था। आज जिस शहर में व्लादिमीर पुतिन का जन्म और पालन पोषण हुआ, वह विडंबना यह है कि उनके द्वारा बनाए गए शासन का दुस्वप्न बन गया है। यूक्रेनी खुफिया सूत्रों के अनुसार 20 अक्टूबर की रात को पस्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के एक हिस्से पर विस्फोट हुआ। लगभग 280 किलोमीटर और 175 मील लंबे इस रेलवे कॉरिडोर का इस्तेमाल अक्सर उत्तर पश्चिमी रूस और कब्जे वाले इलाकों में सैन्य माल उपकरण और कर्मियों के परिवहन के लिए किया जाता है। यूक्रेनी सेना के मुख्य खुफिया निदेशालय एचयूआर के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से रेलवे के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा और सैन्य माल ले जा रही एक मालगाड़ी के एक हिस्से में आग लग गई। इस मार्ग पर रेल यातायात रोक दिया गया है। यूक्रेन ने एक ही हमले में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के बीच रेलवे पुल को तोड़ दिया था। प्स्कोव सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग उन रणनीतिक मार्गों में से एक है जिसका इस्तेमाल मॉस्को अपने पश्चिमी सैन्य जिलों और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात इकाइयों को उपकरण और अतिरिक्त सहायता पहुंचाने के लिए करता है। तो फिर 280 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बंद करना इतना जरूरी क्यों है? यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह रूस की सैन्य रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सीमा का केंद्र है। इस लाइन का उत्तरी छोर सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग पुतिन का गढ़ है, उनका गृहनगर है, लेकिन सैन्य दृष्टि से यह उत्तर पश्चिम में रूस का मुख्य औद्योगिक और नौसैनिक शक्ति केंद्र है। टिशगी शहर और आसपास का लेनिनग्राद क्षेत्र विशाल भारी औद्योगिक सुविधाओं का केंद्र है, जहां मोर्चे के लिए टैंक, तोपखाने और गोला बारूद का उत्पादन या मरम्मत की जाती है। इसके अलावा पास का क्रोनस्टैट बेस रूस के बाल्टिक बेड़े का मुख्य मुख्यालय है। यह रेलवे लाइन मुख्य आपूर्ति बिंदु है जो इन औद्योगिक केंद्रों में उत्पादित या बाल्टिक सागर के पार जहाज़ों द्वारा लाए गए सैन्य माल को प्राप्त करती है और उसे यूक्रेनी मोर्चे तक भेजती है। इस लाइन के बिना सेंट पीटर्सबर्ग की औद्योगिक शक्ति उसके बंदरगाहों और कारखानों तक ही सीमित रह जाती। 20 अक्टूबर के हमले ने न केवल पस्कोव की आपूर्ति रोक दी, बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग के सभी सैन्य उत्पादन का मोर्चे तक प्रवाह भी रोक दिया। लाइन का दक्षिणी छोर इस सवाल का सबसे भयावह जवाब है कि क्यों पस्कोव कोई साधारण रूसी शहर नहीं है। यह रूस की कुछ सबसे विशिष्ट, क्रूर और रणनीतिक सैन्य इकाइयों का गढ़ है जो नाटो सदस्य एस्टोनिया और लातविया की सीमाओं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्स्कोव 76वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन का मुख्यालय भी है। इसवीं डिवीजन रूसी सेना की लौह मुट्ठी है। इन सैनिकों ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने चेचन्या और सबसे महत्वपूर्ण 2022 में बुछा और एयरपिन में हुए नरसंहारों में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह इकाई रूस की त्वरित प्रतिक्रिया बल है। यह वह इकाई है जो नाटो संघर्ष की स्थिति में बाल्टिक राज्यों में सबसे पहले प्रवेश करेगी। यह यूक्रेन के सबसे चुनौतीपूर्ण अग्रिम मोर्चों पर अग्निशामक के रूप में भेजी जाने वाली विशिष्ट सुदृढ़ीकरण बल भी है। यहीं से 20 अक्टूबर के हमले का डोमिनो प्रभाव शुरू होता है। प्स्कोव सेंट पीटर्सबर्ग लाइन इस विशिष्ट 76वीं डिवीजन के लिए मुख्य आपूर्ति मार्ग है। इन इकाइयों के लिए भारी उपकरण, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स और नए कर्मचारी सेंट पीटर्सबर्ग से इसी लाइन के जरिए प्स्कोव पहुंचते हैं। वहां से उन्हें या तो नाटो सीमा पर तैनात किया जाता है या दक्षिण में यूक्रेनी मोर्चे पर भेजा जाता है। यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय के सूत्र के बयान का मुख्य वाक्यांश है, इस दिशा में रेलवे रसद रोक दी गई है। इस वाक्य का सैन्य महत्व विनाशकारी है। इसका मतलब है कि पस्कोव में मौजूद इन विशिष्ट वीडीवी इकाइयों को अब सेंट पीटर्सबर्ग से प्रभावी ढंग से आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। ये इकाइयां फिलहाल दो मोर्चों के बीच फंसी हुई हैं। ये पश्चिम में नाटो के खिलाफ अपनी निवारक भूमिका नहीं निभा सकती, न ही ये दक्षिणी यूक्रेनी मोर्चे पर नए और सुसज्जित सुदृढ़ीकरण के रूप में जा सकती हैं। इसके अलावा इस रेखा का महत्व केवल यूक्रेन में चल रहे युद्ध तक ही सीमित नहीं है। 2023 में फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के साथ सेंट पीटर्सबर्ग और प्स्कोव सहित पूरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अचानक एक विशाल ज्वालामुखीय वास्तविकता बन गया। प्स्कोव सेंट पीटर्सबर्ग रेखा न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी नई नाटो सीमा को भी बिजली पहुंचाने वाली एक दोहरे उद्देश्य वाली सड़क बन गई थी। रूस को यूक्रेन में सैनिक भेजने पड़े और साथ ही फिनलैंड की सीमा पर नए भंडार भी बनाने पड़े। इस सैन्य दबाव ने इस रेखा को पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया।
इसके अलावा इस मार्ग के ठप होने से बाल्टिक सागर पर रूस के एकांत गढ़ कलिनिनग्राद पर भी दबाव बढ़ जाता है। कलिनिनग्राद का मुख्य भूमि से रेल संपर्क पहले से ही लिथुआनिया से होकर गुजरता है, जिससे यह नाजुक हो जाता है। इस उत्तरी मार्ग के जरिए सेंट पीटर्सबर्ग से समुद्री या सड़क मार्ग से सहायता मिलना बेहद जरूरी है। अब यह मुख्य धमनी भी कट गई है। इस हमले के पीछे न केवल यूक्रेन की सफलता थी, बल्कि क्रेमलिन और एफएसबी का अहंकार और कमजोरी भी थी। ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें इस व्यवस्थित लकवाग्रस्तता की तह तक परत दर परत जाना होगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है लक्ष्य का समय और प्रकृति। 7 अक्टूबर को स्ट्रोगानोवो-मिशिन्स्काया रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर को लेनिनग्राद क्षेत्र में स्ट्रोगानोवो-मिशिन्स्काया रेलवे लाइन पर हुए एक विस्फोट में सैन्य माल ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे पस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग रेल मार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया। पीटर्सबर्ग लाइन पर यह एक परीक्षण था। दुश्मन ने साबित कर दिया था कि वह रूस की सबसे संवेदनशील आंतरिक लाइनों में से एक में घुसपैठ कर सकता है, विस्फोटक लगा सकता है और अस्थायी रूप से यातायात रोक सकता है। वह हमला संभवतः सामान्य तोड़फोड़ थी, जिसका उद्देश्य पटरियों को विकृत करना या सिग्नलिंग बॉक्स को नष्ट करना था। 7 अक्टूबर को स्ट्रोगानोवो-मिशिन्स्काया रेलवे लाइन पर हुए विस्फोट ने उत्तरी रसद नेटवर्क में पहली बार खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रूसी अधिकारियों ने उस दिन हुई इस घटना को तकनीकी खराबी बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन एफएसबी के लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमले के ठीक 14 दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग के अपने ही घर में एक कहीं ज्यादा परिष्कृत और विनाशकारी घटना घटी। 20 अक्टूबर की रात को जो हुआ वह कोई दुर्घटना, कोई बेतरतीब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई या बस पटरी से उतरना नहीं था। एफएसबी को हर 280 किलोमीटर हर पुल, हर सिग्नल बॉक्स की नाकाबंदी करनी चाहिए थी और उस इलाके को विशेष बलों और निगरानी प्रणालियों से भर देना चाहिए था। यही वजह है कि 20 अक्टूबर इतना विनाशकारी था। लगभग 280 किलोमीटर लंबे इस रणनीतिक गलियारे का इस्तेमाल उत्तर पश्चिमी रूस और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के बीच सैन्य माल, गोला बारूद और कर्मियों के परिवहन के लिए नियमित रूप से किया जाता था। यूक्रेनी सेना के मुख्य खुफिया निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से रेलवे के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा और यहां तक कि इलाके से गुजर रही एक मालगाड़ी में आंशिक रूप से आग भी लग गई। यह एक रणनीतिक चतुराई है। हमलावरों का लक्ष्य न केवल लाइन को काटना था, बल्कि मोर्चे की ओर जा रहे गोला बारूद, ईंधन या बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट करना था। यह कैसे संभव हुआ, इसके लिए किसी साधारण टाइम बम से ज्यादा की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि वहां एक निगरानी दल की मौजूदगी थी, जिसे लक्ष्य के स्थान, गति और मार्ग के समय की वास्तविक जानकारी थी, और संभवतः रिमोट कंट्रोल या चुंबकीय सेंसर वाला एक उन्नत विस्फोटक उपकरण भी था। यह किसी अंदरूनी सूत्र या स्थानीय गुरिल्ला समूह के समर्थन की ओर इशारा करता है, जिसे लाइन की पूरी जानकारी थी। एचयूआर सूत्र ने बताया कि ट्रेन आंशिक रूप से जल गई थी। यह रसद अवरोध का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें सिर्फ पाइपलाइन को उड़ाना ही नहीं, बल्कि उसमें बह रहे तेल को भी आग लगा देना शामिल है। रूस ने न सिर्फ एक रेल मार्ग खो दिया, बल्कि उसके साथ ले जाए जा रहे लाखों डॉलर के सैन्य उपकरण भी खो दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपकरण यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत रूस की अक्षमता और दहशत फैलाने वाली सेंसरशिप है। यह समझने के लिए कि किसी राज्य को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है, हमें हमले की ताकत पर नहीं, बल्कि उस हमले के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया की अक्षमता पर गौर करना होगा। 20 अक्टूबर की रात पस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग लाइन पर हुए विस्फोट के बाद क्रेमलिन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उनकी पहली और एकमात्र प्रतिक्रिया दहशत में आकर उस इलाके में मोबाइल इंटरनेट बंद कर देना था। 1986 में चेरनोबिल आपदा के बाद से रूसी राज्य तंत्र का यही डीएनए रहा है। अगर आप वास्तविकता को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करें। यह सेंसरशिप से कहीं बढ़कर है, यह पतन की स्वीकृति है। आप इंटरनेट क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आप नहीं चाहते कि जलती हुई सैन्य ट्रेन के वीडियो और घबराई हुई स्थानीय आबादी द्वारा ली गई तस्वीरें दुनिया भर में फैलें। क्योंकि आपको डर है कि आपके अपने लोग देखेंगे कि यह युद्ध, जिसे राज्य एक विशेष सैन्य अभियान कहता है, वास्तव में सेंट पीटर्सबर्ग से 200 किलोमीटर दूर पहुंच गया है और गृहयुद्ध में बदल गया है। यह आतंकित सेंसरशिप ही वह क्षण है जब सामाजिक अनुबंध तार तार हो जाता है। पुतिन ने रूसी लोगों से स्थिरता और सुरक्षा का वादा किया था। उस रात पस्कोव के नागरिकों ने, जो कुलीन सैन्य टुकड़ियों का गढ़ था, देखा कि उनका राज्य उनकी रक्षा नहीं कर सकता। इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि इस आपदा को उनसे छिपाने के लिए उनके राज्य ने दुनिया से संपर्क तोड़ दिया था।
दुश्मन ने न केवल एक ट्रेन जलाई बल्कि रूसी राज्य को अपने ही लोगों के खिलाफ सूचना युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी अपनी नपुंसकता और घबराहट का खुला प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा 20 अक्टूबर को जो हुआ वह कोई अकेली विफलता नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के सबसे संवेदनशील मोर्चे नाटो और उत्तरी यूक्रेन को निशाना बनाकर महीनों तक चलाए गए व्यवस्थित गला घोंटने वाले अभियान और खुफिया तंत्र के पतन का अपरिहार्य परिणाम था। किसी भी बड़े रणनीतिक हमले की तरह उत्तरी अभियान का भी एक पूर्वाभ्यास हुआ। यह पूर्वाभ्यास मई 2023 में दक्षिण पश्चिमी ब्रांस्क क्षेत्र में यूक्रेनी सीमा के पास हुआ। उस समय छापामार समूहों ने मात्र 24 घंटे के अंतराल पर 2 अलग अलग सैन्य मालगाड़ियों को निशाना बनाया। पहले हमले में एक ट्रेन पटरी से उतर गई, दूसरे हमले में इंजन और कई डिब्बे पलट गए। ब्रांस्क यूक्रेन के केंद्रीय मोर्चे पर सैनिकों और गोला बारूद पहुंचाने के लिए रूस के प्रमुख रसद मार्गों में से एक था। इन हमलों के महत्वपूर्ण होने के 2 कारण थे। पहला, इनसे यह साबित हुआ कि छापामार रूस के भीतर सैन्य महत्व के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने यह साबित कर दिया कि एफएसबी इस विशाल रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा करने में असमर्थ है। रूस का कुल रेलवे नेटवर्क लाखों किलोमीटर तक फैला है। यह एक ऐसा आसान लक्ष्य है जिसकी सुरक्षा करना असंभव है। ब्रांस्क तोड़फोड़ ने एचयूआर को इस अवधारणा का प्रमाण प्रदान किया। रूस की आंतरिक रसद लाइनें अग्रिम मोर्चे पर तैनात टैंकों की तुलना में आसान और अधिक मूल्यवान लक्ष्य थीं। अब इस रणनीति को उत्तर की ओर कहीं अधिक रणनीतिक स्थान पर ले जाया जाएगा। अगर ब्रांस्क एक सैन्य परीक्षण अभियान था, तो अगस्त 2023 में साल्ट सी 2 पर हमला इस बात का पहला चौंकाने वाला सबूत था कि उत्तरी किनारा कितना कमजोर था। सेंट पीटर्सबर्ग के खतरनाक करीब नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित साल्ट सी 2 कोई साधारण अड्डा नहीं था। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम रणनीतिक Tu-22M3 बैकफायर बमवर्षकों के मुख्य ठिकानों में से एक था, जो यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रहे थे। उस दिन जो हुआ वह एक सैन्य विफलता थी। यूक्रेन एक छोटे सस्ते प्रोपेलर चालित क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से इस अरबों डॉलर के रणनीतिक अड्डे में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। इस छोटे से ड्रोन ने रनवे पर खड़े एक Tu-22M3 विमान पर अचूक निशाना साधा। विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक हास्यास्पद बयान देकर इस घटना को टालने की कोशिश की कि एक ड्रोन ने मामूली नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जलते हुए विमान की तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं। इस घटना का ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार है। इससे साबित हुआ कि रूस का उत्तर पश्चिमी किनारा, सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास की वायु रक्षा प्रणाली और उसका खुफिया नेटवर्क अंधा था। अरबों डॉलर की S-400 प्रणाली $50 के शौकिया ड्रोन का पता नहीं लगा सकी। साल्ट सी 2 की राख पस्कोव में रेलवे हमले का संकेत थी, और यह हमें सीधे 7 अक्टूबर 2025 को होने वाले परीक्षण की ओर ले जाती है। ब्रांस्क में सामरिक प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी थी और साल्ट सी 2 में उत्तर की अंधदृष्टि का प्रदर्शन हो चुका था। अब इन दोनों अवधारणाओं को मिलाने का समय आ गया था। 7 अक्टूबर को छापामारों ने महत्वपूर्ण प्स्कोव सेंट पर हमला किया। नाटो सीमा के पास सेंट पीटर्सबर्ग लाइन पर हमला। यह हमला कोई बड़ी घटना नहीं थी, क्योंकि नुकसान सीमित था और लाइन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। हालांकि इसका रणनीतिक संदेश विनाशकारी था। हमलावर एफएसबी और क्रेमलिन को बता रहे थे, हम न केवल ब्रांस्क जैसी जगहों पर सीमा के पास हैं, न केवल नोवगोरोड जैसे ठिकानों के आसपास हैं, बल्कि अब हम सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य में आपके सबसे रणनीतिक नाटो केंद्रित प्रतिष्ठित गलियारे के अंदर हैं और आप हमें रोक नहीं सकते। यह साबित हो चुका है कि एफएसबी 7 अक्टूबर से सबक लेने में विफल रहा, क्षेत्र की सुरक्षा करने में विफल रहा और उसी मुख्य गलियारे को केवल 13 दिन बाद ही हमेशा के लिए ठप होने दिया। हमने अभी विश्लेषण किया है कि 20 अक्टूबर का हमला कैसे एक सैन्य आपदा थी, लेकिन इस संकट की पूरी संरचना को समझने के लिए हमें सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना होगा। यह हमला रूसी बुनियादी ढांचे पर हमले से कहीं बढ़कर है। यह एफएसबी के दिल पर एक खंजर है। यह एक आंतरिक मोर्चे को ध्वस्त करने की कार्रवाई है, क्योंकि दुश्मन की सफलता रूसी राज्य की सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी की विफलता पर आधारित है। यह कैसा पतन है। जब 7 अक्टूबर को स्ट्रोगानोवो मिशनस्काया में पहला विस्फोट हुआ तो एफएसबी के लिए रेड अलर्ट होना चाहिए था। दुश्मन सेंट पीटर्सबर्ग के पिछवाड़े में था। एफएसबी का आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत ऐसी घुसपैठ को असंभव मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार एफएसबी के मुखबिर हर मोहल्ले, हर कारखाने, हर गांव में मौजूद हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों पर कहीं और की तुलना में ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाती है।
विदेशी एजेंटों या तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कार्रवाई करने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर के विस्फोट ने साबित कर दिया कि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था। एफएसबी के पास दो विकल्प थे, या तो वे पूरी लाइन को हजारों एजेंटों, ड्रोनों और थर्मल कैमरों से भर देते ताकि ऐसा दोबारा न हो, या फिर वे कुछ भी न करते। 20 अक्टूबर की घटनाओं ने एफएसबी की नपुंसकता को साबित कर दिया। यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय की रणनीतिक चाल रसद की गला घोंटने की परिभाषा पर बिल्कुल खरी उतरती है। यह रूस के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक पुतिन के गढ़ में युद्ध को ला खड़ा कर रही है। यह जितना सैन्य कदम है उतना ही मनोवैज्ञानिक भी है। ब्रांस्क या बेलगोरोड में हुए हमलों को क्रेमलिन के प्रचार द्वारा सीमावर्ती घटनाओं या आतंकवादी घुसपैठ का नाम दिया जा सकता है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग और प्स्कोव की सीमा अलग है। यह साम्राज्यवादी क्षेत्र है। यह वही जगह है जिसे रूसी अभिजात वर्ग जनरल और पुतिन के सबसे करीबी कुलीन वर्ग अपना सुरक्षित क्षेत्र मानते हैं। हुआ इस रेखा पर 14 दिनों में 2 बार हमला करके मनोवैज्ञानिक युद्ध का तरीका अपना रहा है। इन हमलों का दीर्घकालिक परिणाम ये है कि रूस अब सैन्य तंत्र की दृष्टि से नरक में है। रसद की गला घोंटने की रणनीति अब रूस की आंतरिक रसद व्यवस्था को निशाना बना रही है। यह व्यवस्था काफी हद तक रेलवे पर निर्भर है। ज़ारशाही काल से ही रूसी सैन्य सिद्धांत लंबी दूरी तक सैनिकों और रसद के परिवहन के लिए रेलवे की विश्वसनीयता पर निर्भर रहा है। यूक्रेन ने विश्वसनीयता के इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया है। इससे उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सैन्य माल को इस मुख्य लाइन से हटाकर दूसरी रेल लाइनों या राजमार्गों पर भेजना होगा, जो लंबी, धीमी और कम कुशल हैं। रसद को सड़क परिवहन पर स्थानांतरित करना एक आपदा है। गोला बारूद या ईंधन की ढुलाई के लिए सैकड़ों ट्रकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें रेल द्वारा एक ही बार में ले जाया जा सकता है। ये ट्रक धीमे होते हैं, ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं और यूक्रेनी ड्रोन या पक्षपातपूर्ण घात के लिए ज़्यादा आसान निशाना बन जाते हैं। इस मार्ग परिवर्तन और गति धीमी होने का मतलब है कि मोर्चे पर जाने वाली हर चीज़ में देरी होगी। प्स्कोव में मौजूद विशिष्ट इकाइयों को ज़रूरी सामान के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। रसद संबंधी रुकावट की यही परिभाषा है। इस रणनीतिक जांच का दूसरा आयाम मनोवैज्ञानिक युद्ध से जुड़ा है और शायद रसद व्यवस्था के पतन से भी ज्यादा विनाशकारी है। याद रखें, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के पुतिन का गृहनगर है, उनकी प्रतिष्ठा का गढ़। मॉस्को के साथ यही वह जगह मानी जाती थी जहां युद्ध का असर सबसे कम महसूस होगा। क्रेमलिन का दुष्प्रचार दावा कर रहा था कि युद्ध बहुत दूर यूक्रेन में है और मातृभूमि सुरक्षित है। 20 अक्टूबर की रात को वह दुष्प्रचार धराशायी हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग के अभिजात वर्ग और लोगों ने देखा कि युद्ध सिर्फ टीवी पर नहीं, बल्कि उनके अपने घर में 200 किलोमीटर दूर हो रहा था। अंततः इस रणनीतिक कदम की एक आर्थिक कीमत भी है। यह जली हुई ट्रेन और क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत की लागत से कहीं ज्यादा है। यह में पस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग लाइन न केवल एक सैन्य बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक व्यापार मार्ग भी है। यह सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाहों से रूस तक नागरिक माल पहुंचाती है। अब इस लाइन पर 14 दिनों में 2 बार हमला हो चुका है और इसे उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस लाइन पर माल परिवहन करने वाली नागरिक कंपनियों के बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि होगी। बीमा कंपनियां युद्ध क्षेत्र बन चुकी इस लाइन पर ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगी। इस मार्ग से अपना माल परिवहन करने में असमर्थ नागरिक कंपनियों को धीमे और अधिक महंगे सड़क विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी, ईंधन की महंगाई बढ़ेगी और ईंधन की कमी होगी। रूसी सरकार को इस लाइन की मरम्मत के लिए भारी संसाधन लगाने होंगे। हालांकि यह तथ्य कि जिस लाइन की मरम्मत उन्होंने 7 अक्टूबर को की थी, वह 13 दिन बाद फिर से क्षतिग्रस्त हो गई, यह दर्शाता है कि यह मरम्मत अस्थायी है। राज्य को लगातार उस बुनियादी ढांचे में पैसा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी वह रक्षा नहीं कर सकता। संक्षेप में, इस पूरी सैन्य और सैन्य आपदा के पीछे की असली सच्चाई क्रेमलिन की प्रतिक्रिया में छिपी है। इंटरनेट बंद करने का पुतिन का घबराहट में लिया गया फैसला जलती हुई सैन्य ट्रेन से भी ज्यादा बेबसी का रोना है। जब कोई राज्य अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने ही लोगों के सच जानने से डरने लगे, तो वह राज्य हार चुका होता है। रूस का घरेलू मोर्चा ध्वस्त हो चुका है और सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य में हुआ यह विस्फोट आने वाली एक बड़ी तबाही की शुरुआत मात्र है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारी सामग्री आपको एक नया नज़रिया देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हर संदेश इस समुदाय के विकास में योगदान देता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और नए कंटेंट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। हमें चुनने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं। जुड़े रहिए।